हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कोलरॉस लॉ डिस्कस किया था और उसके थ्रू हमने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम इनफाइनाइट फाइंड आउट किया था। राइट, अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों किया, इसका यूज क्या है। तो अब मैं आपको बताता हूं इसका क्या बेनिफिट क्या है, वो देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो था कोलरॉस लॉ का एप्लीकेशन हम डिस्कस कर रहे थे और उसमें फर्स्ट पॉइंट था हमारा टू डिटरमाइन लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, टू डिटरमाइन अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, NaCl की अगर हम बात करें, NaCl की हम बात करें तो उसका जो लेंथ 100% हमें पता हुआ आयनाइज होता है। यानी अगर 1 मोल NaCl है तो 1 मोल Na प्लस आयन होंगे और 1 मोल Cl आयन होंगे। राइट, तो उनकी कंडक्टेंस जो है उसी Na प्लस और Cl आयन के 1 मोल के कारण होंगे। लेकिन अगर आपने सॉल्यूशन में 1 मोल एसिटिक एसिड डाला है, 1 मोल एसिटिक एसिड डाला तो 100% आयोनाइज नहीं होता है, 100% आयोनाइज नहीं होता है। तो जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो कम होंगे। और यही अगर वो एसिटिक एसिड 100% आयोनाइज हो जाए, कब हो सकता है? एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। तो उसकी कंडक्टेंस जो है वो ज्यादा होगी, उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी। जहां तक हम मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो जो मोलर कंडक्टेंस होती है, हम 2 से 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मोल है तो ठीक है, 2 मोल है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे लैम्डा एम ऑफ MgCl2, लैम्डा एम मैग्नीशियम प्लस लैम्डा एम Cl- इंटू 2 1 मोल अगर NaCl है तो अगर उसकी कंडक्टेंस x है तो 2 मोल NaCl का जो लैम्डा एम का डेटा होगा वो 2x होगा, उसको हम 2 टाइम्स कर देते हैं। अगर 3 मोल है तो 3 टाइम्स कर देते हैं, 4 मोल है तो 4 टाइम्स कर देते हैं। यही हम करते हैं। यानी क्योंकि 4 मोल NaCl से में 4 मोल Na प्लस और 4 मोल Cl आयन भी मिल रहा है। तो अगर हम लैम्डा एम को कंपेयर करें, लैम्डा एम को अगर हम कंपेयर करें तो 4 मोल्स NaCl की कंडक्टेंस जो होगी वो 1 मोल से 4 टाइम्स होगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जो है वो 4 टाइम्स है, इसीलिए 4 मोल की कंडक्टेंस 1 मोल से 4 टाइम्स होगी। सिमिलरली अगर हम किसी कॉन्सेंट्रेशन पर एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, एसिटिक एसिड की कंडक्टेंस निकालते हैं, एसिटिक एसिड की कंडक्टेंस निकालते हैं और ये एसिटिक एसिड की कंडक्टेंस इनफाइनाइट टाइम पर एसिटिक एसिड की लैम्डा एम से कंपेयर करें, दोनों लैम्डा एम ये दोनों जगह पर, किसी कंसंट्रेशन पर एसिटिक एसिड का लैम्डा एम और इनफाइनाइट कंसंट्रेशन पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर एसिटिक एसिड का लैम्डा एम, इनको कंपेयर करें। सपोज करो किसी कंसंट्रेशन पर लैम्डा एम की वैल्यू इनफाइनाइट टाइम पर जो है उसका हाफ आती है, इसका मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ आयंस हाफ, नंबर ऑफ आयंस आधे, यानी वो 50% ही आयोनाइज हुआ है, वो 50% ही आयोनाइज हुआ है। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं किसी भी सब्सटेंस का अगर लैम्डा एम पता है किसी कॉन्सेंट्रेशन पर तो उसको लैम्डा एम इनफाइनाइट से डिवाइड करके आप उसका अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका अल्फा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि ये भी 1 मोल का डेटा है, ये भी 1 मोल का, सॉल्यूशन में है तो 1 मोल है, आपने एसिटिक एसिड 1 मोल डाला है, लेकिन यहां वो 100% आयोनाइज हो रहा है, यहां पर 100% आयोनाइज नहीं हो रहा है। तो जितने परसेंट वो होगा उस प्रोपोर्शन में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, उसी प्रोपोर्शन में उसका लैम्डा एम भी कम हो जाएगा। तो यहां से हम अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। और यहां पर अब हमने क्या किया, 2 चैप्टर्स को कनेक्ट कर दिया, 2 चैप्टर्स को कनेक्ट कर दिया। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट, ये आयनिक पार्ट।
अब आपको सोचो एसिटिक एसिड का आपको अल्फा निकालना है, कैसे निकालोगे? तो लैम्डा एम इनफाइनाइट का डेटा तो है हमारे पास, इवन वो हम कोलरोच लॉ से निकाल भी सकते हैं, जैसे लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्रेशन लिखा था। अब हमें किसी कॉन्सेंट्रेशन पर लेट से 1 m एसिटिक एसिड का अल्फा निकालना है, क्या करेंगे? एक सॉल्यूशन लो एसिटिक एसिड का जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 m है, व्हीटस्टोन ब्रिज से उस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मेजर करो, रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस, कंडक्टेंस से कंडक्टिविटी, और फॉर्मूला लगा के कंडक्टिविटी से क्या निकाल लो? लैम्डा एम। उस लैम्डा एम को लैम्डा एम इनफाइनाइट से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? यानी ये पता चल जाएगा कि एसिटिक एसिड कितने परसेंट आयोनाइज है। और अल्फा पता करने के बाद आप इसका KKBP फाइंड आउट कर सकते हैं, KKBP फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी फिर से इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बने। एक क्वेश्चन इलेक्ट्रो से स्टार्ट होगा तो आयनिक पर एंड होगा, मतलब लैम्डा एम इनफाइनाइट का डेटा दे रखा है तो क्या पूछा जाएगा? फाइंड आउट KKB। और अगर KKB दे रखा है तो हो सकता है कि आप कहा जाए लैम्डा। यानी जो भी वेरिएशन अब होगा वो आयनिक वाले पार्ट पर होगा, इलेक्ट्रो पार्ट तो फिक्स है, दो डेटा लैम्डा एम और लैम्डा एम इनफाइनाइट। क्वेश्चन को लेंथी किया जा सकता है, आसान बनाना है डायरेक्ट लैम्डा एम इनफाइनाइट दे दो, लैम्डा एम दे दो। थोड़ा लेंथी बनाना है तो लैम्डा एम की बजाय क्या दे दिया हमने? रेजिस्टेंस दे दिया, फिर रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस, कंडक्टेंस से कंडक्टिविटी। यानी ये सीक्वेंस दिखनी चाहिए आपको, सारी सीक्वेंस जो है यहाँ पर। सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया 1/r, फिर हमने फॉर्मूला लिखा G/L/A, फिर हमने फॉर्मूला लिखा लैम्डा एम इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इंटू 1000/n, और उसके बाद एक और फॉर्मूला लैम्डा एम से क्या आ गया? अल्फा। और अल्फा से आप क्या निकाल सकते हो? K या KB, डिपेंडिंग अपॉन वो एसिड है या बेस है। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखिए, resistance of 0.1 m acetic acid solution was found to be found to be 100 of given length centimeter, area 10 centimeter, square, lambda of acetate ion 50 Siemens centimeter square mole inverse,
मोल इनवर्स फाइंड के। चलिए देखते हैं क्या आंसर आता है। डाटा अभी लिखे मैंने, होपफुली सही होंगे। अल्फा 1 से कम ही आ रहा होगा, अल्फा 1 से कम ही आ रहा होगा। चलिए देखें कंडक्टिविटी क्या आ जाएगी, 1/100, 10/20, तो 1/200 कंडक्टिविटी। तो लैम्डा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/200 इंटू 1000, 0.1 एम, ये 5, तो ये 50, लैम्डा एम 50, लैम्डा एम इनफाइनाइट, इन दोनों का सम हो जाएगा। इस फॉर्मूले को यहां से हटा देता हूं। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 50/400 यानी 1/8। के वीक एसिड का के का फॉर्मूला सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी की वैल्यू 0.1, 1/64, 7/8। इसको 8 करके लिख देते हैं ताकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 7 सॉरी वो पॉइंट कि 8 कैंसिल, तो 560। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन पर आ जाते हैं। टू डिटरमाइन केएसपी, टू डिटरमाइन केएसपी यस, किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का केएसपी भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कैसे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले थोड़ा सा बाकी के तरीके को समझना होगा। बाकी मेथड्स और क्या है, इलेक्ट्रो को छोड़ दो। सपोज करो कि मैं आपसे कहता हूं कि किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का आपको केएसपी फाइंड आउट करना है, किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का केएसपी निकालना है, तो कैसे करोगे? सब कुछ आपको करना है, लेबोरेटरी में जाना है और आपको उसका केएसपी निकालना है, फाइंड आउट करना है। कैसे करते हैं? केएसपी का फॉर्मूला क्या होता है अगर सोचा जाए तो केएसपी इक्वल्स टू हमें पता है सॉल्युबिलिटी। अगर एजीसीएल की बात कर लेते हैं, एच स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर। ठीक है, नाउ सॉल्युबिलिटी कैसे पता करेंगे, पता चलेगी तो एजीसीएल के सैचुरेटेड सॉल्यूशन की हमें क्या पता होनी चाहिए, सॉल्युबिलिटी पता होनी चाहिए। अब वो कैसे निकालेंगे? एक तरीका है कि आपने पानी में क्या किया, एजीसीएल डाल दिया,
सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए जितना डिसॉल्व होना हो जाएगा। सपोज करो हमें पता है कि हमने कितना AgCl डाला था, जितना डिसॉल्व हो गया वो ठीक है, बचा हुआ जो AgCl है उसको वापस से अलग निकाल लिया हमने। क्या लगता है आपको, उससे हमें पता चल जाएगा कि कितना AgCl डिसॉल्व हो? नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा, उसका कारण बता। क्योंकि ये जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। अगर हम बात करें AgCl की, तो मैं शायद आप लोगों को बताया था, इसकी सॉल्युबिलिटी नियरली 1.435 मिलीग्राम पर लीटर होती है। यानी 1 लीटर में केवल इतने मिलीग्राम। नॉर्मली हम ग्राम में मेजर करते हैं, इतना मिलीग्राम तो हम वैसे ही एरर ही मान लेते हैं। तो सोचो आपने कुछ डाला AgCl और वापस आप फिल्टर आउट करके बचे हुए को अलग करोगे तो आप नोटिस करोगे कि कुछ चेंज हुआ ही नहीं जैसे, और थोड़ा बहुत 1-2 मिलीग्राम तो शायद उस फिल्टर पेपर के बीच पर है, क्योंकि इतना कम डिसॉल्व हो रहा है कि हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। दूसरा एक और थॉट आता है, टाइट्रेशन से कर लेंगे सर, क्योंकि टाइट्रेशन का काम भी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन निकालना, टाइट्रेट कर लेंगे। पर सोचो यहाँ पर अगर टाइट्रेशन कर रहे हो, सॉल्यूशन में AgCl है, आपने पहली ड्रॉप डाली और आप पहले ही इक्विवेलेंस पॉइंट से बहुत आगे निकल गए। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में तो AgCl बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, कि पहली ड्रॉप में आप इक्विवेलेंस पॉइंट से आगे निकल गए। तो यस, ये तरीके नहीं यूज कर सकते टाइट्रेशन के थ्रू, या ये हमें कुछ और सोचना होगा। यानी क्योंकि सॉल्युबिलिटी इतनी कम है, अगर आप डायरेक्ट इसकी कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने की कोशिश करोगे ना तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन ही बहुत कम है। हमें पहले कोई और पैरामीटर मेजर करना होगा और फिर उससे कैलकुलेशन करते हुए, रिवर्स में आते हुए या कैलकुलेट करते हुए ये सॉल्युबिलिटी निकालनी होगी, जिसे आप सॉल्युबिलिटी भी बोल सकते हो या मोलरिटी भी बोल सकते हो, मोलरिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो पहले आगे बढ़ने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ, ये जो मेथड्स हमारे माइंड में आते हैं ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। NaCl की सॉल्युबिलिटी हम निकाल सकते हैं, पानी में कितना NaCl डिसॉल्व होगा, पानी में NaCl डालते जाओ, जितना डिसॉल्व होना हो जाएगा, बाकी बॉटम में रह जाएगा, आप फिल्टर आउट करके कर सकते हो, क्योंकि अच्छा खासा डिसॉल्व होता है। ग्लूकोज कितना डिसॉल्व होता है ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए ऐसे नहीं कर सकते। तो अब क्या करें, चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कैसे कर सकते हैं। तो अब आपने क्या किया, AgCl का एक स्पेरिंगली सॉल्युबल, AgCl का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया। सिंस AgCl की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है तो अब हम इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मेजर करेंगे, और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आएगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो रेजिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो, वो वैल्यू बहुत कम नहीं होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो आप मेजर कर सकते हो। रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस, कंडक्टेंस से कंडक्टिविटी नहीं, रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस, कंडक्टेंस से कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। अब आप सोचो हमारे पास एक फॉर्मूला है, लैम्डा m इक्वल्स टू k इंटू 1000 अपॉन m। अगर हमें किसी तरह से ये कंडक्टिविटी और लैम्डा m पता चल जाए तो हम m निकाल सकते हैं। अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो ये जो m होगा यही उसकी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। तो कंडक्टिविटी तो हम यहां से निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस L और A से। बट अब क्वेश्चन आता है लैम्डा m कैसे आएगा, क्योंकि लैम्डा m तो हम इसी फॉर्मूले से निकालते हैं, इसी फॉर्मूले से ही लैम्डा m निकालते हैं। हमें कंसंट्रेशन पता होती है तो लैम्डा m निकलता है। या एक और फॉर्मूला भी हम लिखते हैं GL² अपॉन n, उसमें भी हमें मोल्स पता होने चाहिए, सेल में कितने मोल्स है सॉल्यूशन में। लेकिन प्रॉब्लम ही यहां पर यही है कि हमें नहीं पता मोल्स कितने हैं या कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ये तो हमें निकालना। तो अगर ये नहीं पता तो लैम्डा m भी नहीं पता, क्योंकि लैम्डा m तो इसी तरह से आता है। समझ रहे हो मेरी बात, मोलरिटी पता होगी तो लैम्डा m निकलता है, हमेशा ऐसे ही किया। और राइट नाउ प्रॉब्लम ही क्या है, हमें मोलरिटी नहीं पता। अब क्या करें, यस बोर्ड पर और भी कुछ लिखा हुआ है, लैम्डा इक्वल्स
अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। और ये जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं इनका अल्फा कितना होता है? केएसपी के टाइम बताया हुआ मैंने सब कुछ। अल्फा इनका क्या होता है? 1 होता है। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट 100% आयनाइज होता है क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। कंसंट्रेशन बहुत कम होती है तो एज पर ऑसवाल्ड डाइल्यूशन अल्फा जो होगा वो 1 होगा। तो यहां पर ऑल कह सकता हूं मैं, ऑल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट are strong electrolytes ठीक है। यानी अल्फा क्या होगा? 1। तो अगर इनका अल्फा जो है अगर 1 है तो लैम्डा की जगह क्या लिख सकता हूं? लैम्डा इनफाइनाइट। और ये लैम्डा इनफाइनाइट AgCl का हम किससे निकाल सकते हैं? कोलरोस लॉ से। Ag प्लस और Cl आयन का डेटा चाहिए, Ag प्लस का डेटा किसी और सोर्स से निकाल लो, Cl आयन का डेटा किसी और सोर्स से निकाल लो, तो आपको लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ AgCl पता चल जाएगा। लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ AgCl आप फाइंड आउट कर सकते हो, राइट? हाँ, लेकिन ध्यान रखना यहां पर भी कोलरोस लॉ से। क्या लगता है आपको AgCl का लैम्डा इनफाइनाइट हम कर्व को एक्स्ट्रापोलेट करके कर सकते हैं क्या? क्या कर्व को एक्स्ट्रापोलेट करके हम AgCl का लैम्डा इनफाइनाइट फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते क्योंकि हाँ है तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कर्व इसके लिए इसी तरह से कुछ होगा, लेकिन एक्स्ट्रापोलेट करने के लिए पहले कर्व होना चाहिए। और कर्व कब आएगा? जब कॉन्सेंट्रेशन पता होगी कि इस कॉन्सेंट्रेशन पर ये लैम्डा एम, इस कॉन्सेंट्रेशन पर ये लैम्डा एम। और प्रॉब्लम ही हमारी ये कि हमें कॉन्सेंट्रेशन ही तो नहीं पता चल रही, तो आप कर्व को एक्स्ट्रापोलेट कर्व ही नहीं प्लॉट कर पाओगे AgCl। लेकिन लैम्डा एम इनफाइनाइट निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं? आपको लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ AgCl चाहिए, वो किसे आ जाएगा? लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ AgNO3 प्लस लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ HCl माइनस लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ HNO3। ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अच्छे खासे डिसॉल्व भी होते हैं, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन हम मेजर भी कर सकते हैं। तो इन तीनों का लैम्डा इनफाइनाइट पता है, उससे लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ AgCl आ जाएगा और उससे हम यहां पुट करके n निकाल सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है, बहुत कॉन्सेप्चुअल मेथड है, बट समझ में आना चाहिए। समझ में तब आएगा जब पहले ये सोचोगे कि हम और कैसे नहीं निकाल सकते, उसमें क्या प्रॉब्लम है। पहले एक्सपेरिमेंटल लिमिटेशन फील होगी ना, तब इस प्रोसेस की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, इस मेथड की इंपॉर्टेंस तभी समझ में आएगी जब लगेगा यार बाकी मेथड से करना मुश्किल है, इससे करना आसान है। ये डेटा तो ऑलरेडी आपके पास है ही, कुछ करना ही नहीं है, ये डेटा तो है ही आपके पास, आपको कुछ करना ही नहीं है। अब आप सोचो कितना आसान है, लेबोरेटरी में जाओ, केवल एक रेजिस्टेंस मेजर करना है, रेजिस्टेंस मेजर करो, कंडक्टिविटी आ जाएगी, पुट कर दो लैम्डा एम की जगह लैम्डा इनफाइनाइट, उससे जाना जाएगा। Conductivity of a saturated solution of AgCl was found to be
साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। बहुत कमी होती है क्योंकि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बहुत कम है। गिवन lambda infinite of hundred छोटा सा चेंज कर लेते हैं। चलिए रहने देते हैं। लैम्डा इनफाइनाइट ये दे रखा है AgCl का, और एक और डेटा दे रखा है कंडक्टिविटी ऑफ H2 10⁻⁻8 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। हाँ, यहां पर ये लगता है सर ये डेटा क्यों दिया, वो मैं बताता हूं। ये जो हमें कंडक्टिविटी दे रखी है वो AgCl के सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। नॉर्मली क्या होता है, जैसे आपने पानी में NH4Cl डाला, अब आप डालोगे तो अच्छे खासे 0.1 मोल तो हो गई होगा। तो NH4+ और Cl आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो पानी के अंदर जो H+ या OH आयन है उससे तो बहुत ज्यादा होती है। तो मेनली चार्ज कौन कंडक्ट करता है, NH4+ और Cl आयन। उसके रेस्पेक्ट में आप H+ और OH आयन, क्योंकि इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है 10⁻⁷ के ऑर्डर की, तो H+ और OH आयन की कंडक्टेंस को आप नेगलेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहां पर अब क्या हो रहा है, हम पानी में क्या डाल रहे हैं AgCl, जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, तो Ag+ और Cl आयन की कंसंट्रेशन भी बहुत कम होगी। Ag+ और Cl आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, तो यहाँ पर हम उसके रेस्पेक्ट में H+ और OH आयन की कंडक्टेंस को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। H+ और OH आयन की कंडक्टेंस को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो कंडक्टिविटी है ये AgCl के सॉल्यूशन की है, सॉल्यूशन की। इसमें किस किसका कंट्रीब्यूशन होगा, AgCl प्लस कंडक्टिविटी ड्यू टू वाटर। और ये जो फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखते हैं, ये लैम्डा इनफाइनाइट किसका है, AgCl का। तो ये कंडक्टिविटी भी किसकी होनी चाहिए, AgCl की होनी चाहिए। AgCl की कंडक्टिविटी होनी चाहिए, जबकि ये जो कंडक्टिविटी दे रखी है वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन की है। ये तभी, ये जो वाटर की कंडक्टिविटी तभी पिक्चर में आएगी जब आप स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की बात करोगे, अदरवाइज नहीं आती, क्योंकि बाकी आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। तो ये डेटा भी आपको गिवन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ से इजीली AgCl की कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। ये सॉल्यूशन की दे रखी 11 × 10⁻⁸, इसमें से ये माइनस कर दो तो AgCl की कंडक्टिविटी कितनी आ जाएगी, 10 × 10⁻⁻8 which is 10⁻⁻7। पुट कर दो यहाँ पर सारी वापस ये फॉर्मूला, यहाँ पर इस मोलरिटी को, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी। ये वैल्यू 100 10⁻⁻7 × 1000 10⁻⁻6, जिसे मैं S कह सकता हूं। तो KSP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻12। तो स्पेशली ये याद रखना। और देखो, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है सर हमें कब इसको कंसिडर करना है कब नहीं करना है, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। पहले हर देख लो क्वेश्चन में ये डेटा गिवन होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है, इसका मतलब कंडक्टिविटी ऑफ वाटर को हमें नेग्लेक्ट करना है। अदरवाइज जब भी आप कभी रेजिस्टेंस मेजर करोगे तो वो सॉल्यूशन का ही रेजिस्टेंस होगा,
तो उससे जो कंडक्टिविटी आएगी वो सॉल्यूशन की ही होगी। अब अगर वहां पर वाटर की कंडक्टिविटी का डेटा दे रखा है तो उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। बहुत सारी टाइट्रेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन, इंडिकेटर्स का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, वहां पर मैंने आपको रेडॉक्स टाइट्रेशंस भी बताई थी। रिडॉक्स टाइट्रेशंस क्या होती है वो हमने डिस्कस की। उसके साथ में हमने प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस वाला भी डिस्कशन किया था जब KSP वाला एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे थे। एक और टाइप की टाइट्रेशन की बात करते हैं, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, यस, पर्पस तो इसका भी वही है कि किसी सॉल्यूशन में किसी आयन की, किसी सब्सटेंस की क्या निकालना, कॉन्सेंट्रेशन। बट यहाँ पर हम कोई इंडिकेटर यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर तरीका बिल्कुल अलग है, यहाँ अप्रोच बिल्कुल अलग है। यहाँ पर हम कंडक्टेंस को मेजर करेंगे। पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर बता देता हूँ, फिर देखते हैं कि कैसे पता चलता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट्स से HCl का एग्जांपल ले लेता हूँ। HCl की हमें कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक बीकर में आपने HCl ले लिया और अब आपने क्या किया, इसमें आपने 1 ml NaOH डाला और NaOH डालने के बाद जो सॉल्यूशन यहाँ पर बना उसमें से यू मान लीजिए कि आपने सैंपल निकाला, उस सैंपल को ले जाके एक सेल में डाला, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का आपने रेजिस्टेंस मेजर कर लिया व्हीटस्टोन ब्रिज से। रेजिस्टेंस के इन्वर्स करके हमें क्या पता चल जाएगा, कंडक्टेंस, राइट। तो उस सैंपल का क्या पता चल गया आपको, कंडक्टेंस पता चल गई। उस सैंपल को वापस से यहाँ लाके डाल दो, फिर इसमें मान लीजिए 2 ml NaOH और मिला दिया, फिर यहाँ से सैंपल निकालो, फिर उसका रेजिस्टेंस मेजर करो, उससे क्या आ जाएगी, कंडक्टेंस। फिर जो सैंपल निकाला था उसे वापस से लाके डाल दिया, फिर इसमें मान लीजिए आपने 5 ml NaOH और मिला दिया, फिर से सैंपल निकालो। ये सीक्वेंस याद रखना, यहाँ पर ये जो है, यहाँ से हमें हर बार सैंपल निकाल के उसकी क्या मेजर कर रहे हैं, कंडक्टेंस, और उस सैंपल को वापस निकाल के डाल रहे हैं। फिर से 5 ml और NaOH मिलाया, उसकी भी कंडक्टेंस मेजर कर। तो इस तरह से हमारे पास आप कह सकते हो कि एक डेटा होगा कि इतने ml NaOH मिलाने पर इतनी कंडक्टेंस, इतने ml मिलाने पर 3 ml मान लेता हूँ इतनी कंडक्टेंस, 7 ml मिलाने पर इतनी कंडक्टेंस, 10 ml मिलाने पर इतनी कंडक्टेंस। ये कंडक्टेंस का डेटा हमारे पास होगा और इस डेटा से, इस एक्सपेरिमेंटल डेटा से ही हमें HCl की कॉन्सेंट्रेशन पता चलेगी। यानी एक्सपेरिमेंटल पार्ट यही है, ये डेटा आपको फाइंड आउट करने हैं। अब इस डेटा से कैसे कंडक्टेंस कंसंट्रेशन निकल के आएगी वो हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि जो कंडक्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, मतलब रेजिस्टेंस जो हम मेजर कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, ये कुछ चेंज भी होगा या हर बार वही कंडक्टेंस का डेटा निकल के आएगा? तो कह सकते हो नहीं सर, चेंज तो होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि इनिशियली सॉल्यूशन में HCl है। जब आप NaOH डालोगे तो ये NaOH के HCl के साथ क्या होगी, रिएक्शन होगी। रिएक्शन होगी तो सॉल्यूशन में आयंस चेंज होंगे, आयंस चेंज होंगे और आयंस की कॉन्सेंट्रेशन H+ आयन OH आयन रिएक्ट करेंगे तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। जैसे इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, H+Cl आयन Na+ और OH। इनिशियली मान लो इसकी कंसंट्रेशन भी 1, इसकी भी 1, कोई HCl की 1, हमने कोई NaOH नहीं मिला। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इसके 0.1 और इसके 0.1 मोल डाल दी। क्या सिचुएशन यही रहेगी? नहीं, कौन रिएक्ट करेगा? OH आयन किसके साथ रिएक्ट करेगा? H+ के साथ। ये रिएक्ट कर जाएंगे, वाटर बनेगा तो इसकी कंसंट्रेशन 1 से 0.9। हाँ, Na+ और Cl आयन की कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये 1 ही रहेगा, ये 0.1 और ये 0। एक तरह से हुआ क्या, मिक्सअप करने से पहले H+ की कॉन्सेंट्रेशन 1, Cl आयन की भी 1।
मिक्सअप करने के बाद H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 से कम हो गई और उसकी जगह Na प्लस आइंस आ गए जिनकी कॉन्सेंट्रेशन 0 से 0.1 हो गई। यानी शॉर्ट में आप ऐसा भी कह सकते हो कि आपने H प्लस को किससे रिप्लेस कर दिया, पूरा नहीं, कुछ H प्लस आइंस को किससे रिप्लेस कर दिया, Na प्लस आइंस से। और H प्लस और Na प्लस आइंस की कंडक्टेंस तो सेम नहीं होती है, इनकी कंडक्टेंस अलग अलग होती है, तो सॉल्यूशन की कंडक्टेंस भी चेंज होगी। यानी ये क्लियर है कि आयंस की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी तो सॉल्यूशन की कंडक्टेंस भी चेंज होगी। लिखो पहले से, इन एन एसिड बेस टाइट्रेशन या इन ए टाइट्रेशन प्रोसेस, इन ए टाइट्रेशन प्रोसेस some of the ions are replaced by some other ions जैसे यहां पर H प्लस को Na प्लस कर रहा है, सम अदर आयंस, दीज आयंस have different molar conductance. These ions have different molar conductance. Therefore, conductance of solution changes. फर्दर लिखिए, these changes are very large if H plus or OH ions are replaced by some other ions or they replace और वाइस वर्सा। ये जो सेकंड सेंटेंस मैंने आपको लिखवाया है, इसमें मैंने क्या कहा कि अगर H प्लस और OH आयन को हम किसी और आयन से रिप्लेस कर रहे हैं या किसी और आयन को अगर आप H प्लस या OH आयन से रिप्लेस कर रहे हो तो कंडक्टेंस में जो चेंज होगा वो बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि H प्लस और OH आयन की कंडक्टेंस और बाकी आयन्स की कंडक्टेंस में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। हाँ, बट ये समझ में आ रहा ज्यादा है। क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस ज्यादा है, किसकी कंडक्टेंस ज्यादा है? क्या लगता है आपको? H प्लस और OH आयन की कंडक्टेंस बाकी सभी आयन से ज्यादा है या बाकी सभी आयन्स की कंडक्टेंस H प्लस या और OH आयन से ज्यादा है? चलिए सोचते थोड़ा सा, कैसे कंपेयर करते हैं। आप इनऑर्गेनिक में कंडक्टेंस को कंपेयर करते हो, Na प्लस और K प्लस, इनकी कंडक्टेंस को हम कंपेयर कर सकते हैं, किसकी ज्यादा होती है? यस, K प्लस की। कैसे डिसाइड होता है? गैसियस फेज में आयंस की साइज को कंपेयर करो, गैसियस फेज में आयंस की साइज किसकी कम होती है? Na प्लस की। तो इसका हाइड्रेशन जो होगा सॉल्यूशन में, इसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो इसके हाइड्रेटेड आयन की साइज ज्यादा होगी, इसके हाइड्रेटेड आयन की साइज कम होगी, इसके हाइड्रेटेड आयन की साइज कम है तो इसकी कंडक्टेंस कम होगी।
यानी Na+ की कंडक्टेंस K+ से ज्यादा होगी, Na+ की कंडक्टेंस K+ से कम होगी। देखिए ध्यान रखना, गैसेस फेज में आयंस की साइज और सॉल्यूशन में आयंस की साइज दोनों में डिफरेंस होता है। गैसेस फेज में जिस आयन की साइज कम होती है, सॉल्यूशन फेज में उसके हाइड्रेटेड आयन की साइज ज्यादा होती है। ठीक, अब क्वेश्चन आता है, चलो K+ और H+ को कंपेयर करें। वही लॉजिक लगाएं, तो आई थिंक H+ की साइज तो गैसेस फेज में और भी कम होती है, तो H+ की साइज बहुत कम, तो इसका हाइड्रेशन ज्यादा तो इसकी कंडक्टेंस K+ से कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस H+ की कंडक्टेंस इस K+ से बहुत ज्यादा होती है, यानी H+ और OH आयन की कंडक्टेंस जो है वो बाकी सभी आयन से बहुत ज्यादा होती है। क्यों? तो यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो H+ और OH आयंस हैं, ये चार्ज तो ट्रांसफर करते हैं, लेकिन इनका चार्ज ट्रांसफर करने का जो तरीका होता है वो बाकी सभी आयन से अलग होता है। बाकी सभी आयंस का चार्ज ट्रांसफर करने का तरीका क्या होता है? जैसे यहाँ पर ये एनोड है, ये कैथोड है, अगर यहाँ पर कोई K+ आयन है तो इसको चार्ज ट्रांसफर करना है, तो ये मूव करता हुआ यहाँ जाएगा और यहाँ पर जाके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा, चार्ज ट्रांसफर हो गया, यानी मूव करता है। इसीलिए इनकी साइज पर डिपेंड करता है कि इनकी कंडक्टेंस क्या होगी, साइज ज्यादा होगी तो कंडक्टेंस कम होगी। लेकिन ये जो H+ और OH आयन है, ये चार्ज ट्रांसफर करते हैं लेकिन ये मूव नहीं करते, बिना मूव किए हुए ये चार्ज ट्रांसफर करते हैं। ये बड़ा अजीब है यार, बिना मूव किए हुए चार्ज कैसे ट्रांसफर हो सकता है? देखते हैं कैसे हो सकता है। तो क्या करते हैं, ये H+ आयन जो, अगर इस चार्ज को हमें यहां तक ले जाना है तो ये अपने नियर बाय वाटर मॉलिक्यूल से, ये वाटर मॉलिक्यूल है, इससे अटैच हो जाते हैं, इससे अटैच हो जाते हैं। उससे क्या होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो इस H+ पर था, ये इस पर आ जाएगा। अब क्या होगा, ये जो H+ आयन है, ये H+ आयन, ये अपने नियर बाय वाटर मॉलिक्यूल, इससे अलग हो जाता है और अपने नियर बाय वाटर मॉलिक्यूल से अटैच हो जाता है। तो ये तो वापस से किस में कन्वर्ट हो गया, H2O में, और अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, H3O+। यानी जो चार्ज पहले यहां था वो यहां आया, यहां से यहां गया, और अब इसी तरह से चेन चलती रहेगी, और अब क्या होगा, ये H आयन इससे अलग हो जाएगा और ये H+ आयन की फॉर्म में निकल जाएगा। ये H+ आयन अभी भी वही है, लेकिन ये चार्ज यहां से यहां, यहां से यहां, और फिर ये डिस्चार्ज। इनफैक्ट इसे बोला जाता है चार्ज जंप मैकेनिज्म। चार्ज जंप मैकेनिज्म, या इसका एक और नाम है ग्रोथस मैकेनिज्म। यानी आयंस मूव नहीं कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं। ये आयंस मूव नहीं कर रहे हैं, आयंस जो है वो जंप कर रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट H+ और OH आयन की कंडक्टेंस बाकी सभी आयन से बहुत ज्यादा होती है। मैं आपको बता दूं, जनरली बाकी सभी आयंस की कंडक्टेंस 50, 60, 70 इस रेंज में होती है। H+ की 320, 40 इस रेंज में होती है, यानी उससे 5 टाइम्स ज्यादा, 4 to 5 टाइम्स इतनी ज्यादा होती है, राइट। तो ये H+, दिस इज नोन एज ग्रोथस मैकेनिज्म। देखिए आपको ये एनसीईआरटी में, सिलेबस में नहीं दिखेगा, बट कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन पर क्वेश्चंस आते हैं और वो तभी कर पाओगे जब ये कॉन्सेप्ट पता होगा। पूरा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि H+ और OH आयन की कंडक्टेंस बाकी सभी आयन से बहुत ज्यादा होती है। अब OH आयन कैसे कंडक्ट करेगी, लेट्स से ये एनोड बना लिया, ये कैथोड, यहाँ पर एक OH आयन, ये क्या करेगा, अपने नियर बाय H2O से एक H+ आयन लेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां से यहां से, नेगेटिव यहां से यहां से,
राइट। तो बिकॉज ऑफ दैट स्पीड जो है बढ़ जाती है। इनफैक्ट आपको भी पता चलेगी कि अगर आप चेन बना के खड़े हो जाओ तो कुछ भी ट्रांसफर करना बहुत आसान हो जाता है, फास्ट हो जाता है वही प्रोसेस। तो हो क्या रहा है, एक H प्लस, जैसे एक H प्लस इधर से आया, इधर वाला निकल गया, फिर नेक्स्ट में क्या होगा, इधर से आया तो दूसरे वाला निकल गया। तो ये प्रोसेस जो है वो बहुत रैपिड हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। इसीलिए H प्लस और OH की कंडक्टेंस बाकी सभी आयन से बहुत ज्यादा होती है। हाँ, इसमें भी मैं आपको बता दूं H प्लस की OH आयन से ज्यादा होती है, लेकिन वो हम कंपेयर नहीं कर सकते। वो फैक्ट है कि H प्लस की सबसे ज्यादा होती है, फिर उससे कम OH आयन की, लेकिन बाकी OH आयन की कंडक्टेंस भी बाकी सभी आयन से बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये याद रखना क्योंकि पूरा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन इसी पर बेस्ड है। तो H प्लस और OH आयन की कंडक्टेंस बाकी सभी आयन से बहुत ज्यादा होती है। Titration of strong acid plus strong, एग्जाम्पल ले लेते हैं HCl प्लस NaOH। यस, मैं आपको बताऊं ये जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है ये जेई के सिलेबस में भी आपको नहीं दिखेगा, बट जेई एडवांस देखोगे तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस जेई एडवांस में आ चुके हैं, बट उसके सिलेबस में ये नहीं मेंशन है। HCl प्लस NaOH, बीकर में HCl है, हम NaOH डाल रहे हैं। अब पहले थियोरेटिकली इसका कर्व प्लॉट करते हैं, कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH एडिट। सोचो क्या होगा, इनिशियली बीकर में HCl है यानी H प्लस आयन है और H प्लस और Cl आयन है, तो बिकॉज ऑफ H प्लस आयन कंडक्टेंस अच्छी खासी होगी। अब आपने थोड़ा सा NaOH मिलाया तो क्या होगा, आयंस की कंसंट्रेशन चेंज होगी। इनफैक्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, क्या होगा देखा जाए तो H प्लस की कंसंट्रेशन कम हो गई, उसकी जगह सॉल्यूशन में क्या आ रहा है Na प्लस। OH आयन की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ी, ध्यान रखना, पहले भी 0 अभी भी 0, Cl आयन की पहले भी 1 अभी भी 1 है, चेंज केवल H प्लस और Na। देखो कैटायन को कैटायन रिप्लेस करता है, एनायन को एनायन, बिकॉज अभी भी सॉल्यूशन ओवरऑल तो न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा। तो एक तरह से आपने H प्लस आयन को किससे रिप्लेस कर दिया, Na प्लस आयन से, और H प्लस की कंडक्टेंस Na प्लस आयन से बहुत ज्यादा है तो ये कम होगी, कंडक्टेंस कम होगी। अब आपने 0.1 मोल NaOH और डाल दिया, फिर H प्लस आयन कम हो जाएंगे, उसकी जगह Na प्लस आयन आ जाएंगे, कंडक्टेंस और कम होगी। फिर NaOH और डालेंगे, H प्लस आयन कम होंगे, कंडक्टेंस और कम होती रहेगी। ये कर्व कुछ इस तरह से है, और मैं आपको बता दूं ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही आएगा। उसका कारण क्या है कि नंबर ऑफ आयंस जो है वो चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस हम उसी तरह से चेंज हो रहे हैं, तो कंडक्टेंस में भी चेंज उसी तरह से होगा। 0.1 मोल कम हुए, कंडक्टेंस नहीं कम होगी, फिर 0.1 मोल नहीं कम होगी, थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन भी चेंज हो रही है, लेकिन कंसंट्रेशन के कारण आयंस पास या दूर आ जा रहा है, और उसका इफेक्ट बहुत कम होता है, तो ये कर्व ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही है। लेकिन क्या होगा आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट, मान लीजिए यहां तक आते आते पूरा HCl कंज्यूम हो गया। अब अगर आप NaOH मिलाओगे तो क्या होगा, क्या कोई H प्लस आयन है, नहीं, H प्लस आयन कम होंगे, नहीं होंगे। अब अगर आप NaOH डालते हो तो Na प्लस और OH आयन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, यानी अभी तक क्या हो रहा था, H प्लस कम हो रहा था, लेकिन अब Na प्लस और OH आयन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, तो फिर से कंडक्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। किस पॉइंट के बाद से, इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद से। बट ये तो थ्योरेटिकली कर्व प्लॉट किया है, ये तो थ्योरेटिकल कर्व। अब सोचो आप इस कैसे हम HCl की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो हमने एक्सपेरिमेंटली डेटा लिए थे कि इतने ml NaOH डालने पर ये कंडक्टेंस, इतने ml डालने पर ये कंडक्टेंस, इतने ml डालने पर ये कंडक्टेंस।
तो मैं आपको बता दूं, जब इस तरह से आप डेटा ले रहे होंगे तो इनिशियली आपने NaOH डाला, आप नोटिस करोगे कि कंडक्टेंस कम होगी, फिर NaOH डाला, फिर कंडक्टेंस कम होगी, फिर थोड़ा NaOH और डाला, कंडक्टेंस कम होगी। लेकिन उसके बाद जैसे ही आप और NaOH डालोगे आप नोटिस करोगे कंडक्टेंस कम नहीं हुई, कंडक्टेंस बढ़ गई, फिर थोड़ा और NaOH डाला, फिर कंडक्टेंस और बढ़ गई। यानी जैसे ही कंडक्टेंस, एक्सपेरिमेंटल डेटा, रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस जैसे ही दिखेगी कंडक्टेंस वापस बढ़ने लग गई, मतलब समझ जाओ कि आपने इक्विवेलेंस पॉइंट को क्रॉस कर लिया। 2-3 डेटा आपके पास इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले के होने चाहिए, 2-3 डेटा उससे पहले के होने चाहिए, 2-3 डेटा उसके पास के होने चाहिए। यानी इस तरह से यहां बना दो, आपके पास क्या होगा, एक डेटा ही होगा, ये कंडक्टेंस, ये कंडक्टेंस, एक डेटा इधर कुछ होगा इस तरह से, यहां पर होगा कुछ, ये इस तरह के आपके पास डेटा होंगे। और हमें ये पता है कि इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद वापस कंडक्टेंस बढ़ने लगेगी, तो हम क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे, इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे, और जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप वॉल्यूम मेजर कर लो, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम मेजर कर लो, जो भी वॉल्यूम आ रहा है 12 ml 15 ml, इस पॉइंट पर क्या आ रहा है, इक्विवेलेंस पॉइंट N1V1 = N2V2 से हम HCl की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छी बात क्या है इस मेथड में कि आपके पास जरूरी नहीं कि इक्विवेलेंस पॉइंट का डेटा होना चाहिए, 2-3 डेटा इससे पहले वाले, 2-3 डेटा इसके बाद वाले, इनको ज्वाइन कर दो, आपको इक्विवेलेंस पॉइंट पर वॉल्यूम पता चल जाएगा। देखिए एसिड बेस टाइट्रेशन में बड़ा कंफ्यूजन होता है, कलर देखना पड़ता है, कलर ऑब्जर्व करना पड़ता है, इंडिकेटर सही सही सेलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, डेफिनेटली एक्यूरेसी उससे बहुत ज्यादा है, एक्यूरेसी उससे बहुत ज्यादा है, क्योंकि रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो इक्विपमेंट से, वो हम ज्यादा अच्छी तरह से मेजर कर सकते हैं, तो जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा है। खैर अब यहाँ पर क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, तो क्वेश्चंस तो केवल यही बन सकते हैं कि HCl को NaOH के साथ टाइट्रेट कर रहे हैं, बताओ कर्व कैसा होना चाहिए, तो ये कर्व कैसा होना चाहिए वो पता होना चाहिए। दूसरा, मैं इस लाइन की और इस लाइन के स्लोप को हम कंपेयर नहीं करें कि ये ज्यादा, इसका स्लोप ज्यादा होगा या इसका ज्यादा होगा, वो नहीं करना है। बस अच्छा खासा शार्प चेंज हो रहा है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ H+ आयन कम हो रहे थे, फिर OH आयन कंसंट्रेशन बढ़ने लगी, तो जो चेंज हो रहा है ये अच्छा खासा यहाँ पर हो रहा है। तो कर्व पता होना चाहिए, क्यों कम हो रहा है, बिकॉज H+ कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। यहाँ पर देख सकते हो आप OH आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज। न्यूमेरिकल्स भी बनाए जा सकते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम दे दिया जाए 5 ml 10 ml 20 ml 50 या जो भी है, तो हम समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जो वॉल्यूम है उसके कोरस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा है। ये तो अभी हमने एक टाइट्रेशन डिस्कस की है, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा ये बताओ, यहीं पर अगर उल्टा कर दे तो NaOH को HCl के साथ टाइट्रेट करें तो क्या होगा, NaOH को HCl के साथ क्या कर्व ऊपर जाके नीचे आएगा, नहीं, तब भी कर्व ऐसे ही आएगा, क्योंकि NaOH में आप HCl डालोगे तो पहले OH आयन कम होंगे, इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद H+ आयन बढ़ेंगे, तो उसका कर्व भी ऐसा ही होगा, चाहे HCl में NaOH डालो या NaOH में HCl। बट और कौन कौन सी टाइट्रेशन हो सकती है, तीन सबको पता है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, आई थिंक इनका भी कर्व वैसे ही होगा, एक जैसे ही होगा, और वीक एसिड प्लस वीक। आप सोच रहे हैं इनके कर्व्स कैसे होते हैं, इनके कर्व्स कैसे हो सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो ऐसे आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।